कुछ बदमाश टीचर के घर में घुसकर उनका गला काट देता है, पेट चीर डालता है और उनको बड़ी बेरहमी से कत्ल कर डालता है। इस टीचर के कत्ल के बारे में जब उनकी बीवी से पुलिस पूछती है तब उनकी बीवी सारा इल्ज़ाम अपनी बेटी के ऊपर लगा देती है और कहती है कि मेरी बेटी ने ही अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर अपने पापा का कत्ल कराया है। और जब पुलिस इनकी बेटी से पूछताछ करती है तब इनकी बेटी अपनी माँ के ऊपर इल्ज़ाम लगा देती है और कहती है कि मेरी माँ ने ही अपने आशिक से मिलकर मेरे पापा का कत्ल कराया है। माँ बेटी को फंसाना चाह रही थी और बेटी माँ को फंसाना चाह रही थी। असल में इस टीचर का कत्ल किसने करवाया, माँ ने अपने आशिक से मिलकर या बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर? आइए कहानी में आगे जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुश। आज की सच्ची घटना बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले की है। मुजफ्फरपुर ज़िले में एक थाना पड़ता है नज़ीरपुर और इसी नज़ीरपुर इलाके में एक प्राइवेट स्कूल के टीचर रहा करते थे जिनका नाम राजेश कुमार था और इनकी बीवी का नाम रीता देवी थी और इन दोनों को एक 16 साल की बेटी थी। तारीख थी 17 अप्रैल 2020। राजेश कुमार अपने घर में सो रहे थे। रात के करीब 2:30 बजे उनके घर में 3 बदमाश घुस जाते हैं और राजेश के ऊपर चाकू से वह एक के बाद एक कई वार करना शुरू कर देता है। उनका गला काट देता है, पेट चीर डालता है। वह तीनों हमलावर से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था लेकिन हमलावर उस पर लगातार चाकू से वार कर ही रहा था। इसी दौरान बगल में सो रही उसकी बीवी रीता देवी की नींद खुल जाती है। वह देखती है कि उनके पति के ऊपर 3 हमलावर चाकू से हमला कर रहा है। उनका गला काट दिया है, पेट भी चीर डाला है। वह बड़ी तेज़ी के साथ चीखते चिल्लाते हुए उन तीनों हमलावर से अपने पति को बचाने की कोशिश करती है। लाख कोशिश करने के बावजूद भी वह अपने पति को इन तीनों हमलावर से नहीं छुड़ा पाती है और हमलावर लगातार चाकू से उन पर वार किए जा रहा था। हमलावर को लगने लगता है कि इतने चाकू के वार से राजेश कुमार जिंदा नहीं बचेगा। तब वह तीनों हमलावर उनके घर से भाग जाता है। इस दौरान टीचर की बीवी रीता देवी के ऊपर एक खरोच तक नहीं आई। वह 3-3 हमलावर से अपने पति को बचाने की कोशिश कर रही थी लेकिन हमलावर ने उनको एक खरोच तक नहीं पहुंचाया। अपने पति की इस हालत में देखकर वह ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। वह दहाड़े मारकर रोने लगती है। बगल के ही कमरे में उसकी 16 साल की बेटी सो रही थी। जब अपनी मम्मी की यह चीख पुकार की आवाज़ सुनती है तब वह अपने कमरे से अपने मम्मी पापा के कमरे में आती है। वह देखती है कि उनका पिता लहूलुहान फर्श पे पड़ा है और उनकी माँ लगातार रोए जा रही है, चीखे जा रही है। यह सब देखकर वह 16 साल की जो उसकी बेटी थी वह भी रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। माँ बेटी की चीखने, चिल्लाने, रोने की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के कुछ लोग उनके घर पे आता है। वो लोग देखते हैं कि राजेश कुमार लहूलुहान फर्श पे पड़ा हुआ है। उनके जिस्म में कोई भी हलचल नहीं हो रहा है। देखने से ऐसा लग रहा था कि राजेश कुमार की मौत हो चुकी है। इस घटना के बारे में पुलिस को खबर दी जाती है। थोड़ी देर के बाद पुलिस राजेश के घर पे आ जाती है। पुलिस लाश को देखती है, फ़ोटो खींचती है और वहीं से पुलिस को 3 खून से सने हुए चाकू भी मिलता है जो पुलिस अपने कब्जा में करती है। इसके बाद राजेश कुमार की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। कत्ल तो घर के अंदर में हुआ था, वह भी रीता देवी के सामने में। तब पुलिस सबसे पहले रीता देवी का ही बयान लेती है और उनसे पूछती है, कहती है कि रात में क्या हुआ था, आप मुझे बताइए। तब रीता देवी कहती है कि रात में हम लोग सो रहे थे और रात के करीब 2:30 से 3 बजे उनके घर में 3 हमलावर घुस गए और चाकू से एक के बाद एक राजेश के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। इस दौरान मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि राजेश के ऊपर 3 हमलावर हमला कर रहा है। उनका गला काट दिया है, पेट चीर डाला है। हमने अपने पति को उन तीनों से बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन वह तीनों हमलावर मेरे पति को बेरहमी से कत्ल करके भाग गया। पुलिस रीता देवी से आगे कहती है कि आपने तीनों हमलावर से अपने पति को बचाने की कोशिश की और मुझे 3-3 चाकू भी मिला है। इसका मतलब तीनों हमलावर के पास चाकू था लेकिन आपको तो खरोच तक नहीं आया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहती है? तब रीता देवी कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। पुलिस कहती है कि आपके घर में 3 हमलावर घुसा था और आपने उसे बचाने की भी कोशिश की। आप तीनों में से किसी को पहचानती हैं? तब वह कहती है, मैं तीनों हमलावर को पहचानती हूँ। एक का नाम मनीष है, दूसरे का नाम पंकज है और तीसरे हमलावर का नाम मोहम्मद अनवारुल हक है और यह तीनों मेरे किराएदार हैं। पुलिस अब इन तीनों कातिल के घर पर जाता है और वहाँ पे जाने के बाद देखता है कि इनके घर में ताला लगा हुआ है और तीनों का मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। और रीता देवी ने भी अपने बयान में कहा था कि यही तीनों हमलावर हैं और तीनों का घर में ताला लगा होना और तीनों का मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ होना। तब पुलिस को यकीन हो जाता है कि हाँ, असल में यही तीनों कातिल है। पुलिस अब इन तीनों कातिल मनीष, पंकज और मोहम्मद अनवारुल हक को पकड़ने में लग जाती है लेकिन 2-4 रोज़ बीत जाता है। इसके बावजूद भी पुलिस इन तीनों को नहीं गिरफ्तार कर पाती है। इन तीनों के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाती है। इधर टीचर राजेश कुमार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है और उस रिपोर्ट से पुलिस को यह पता चलती है कि राजेश कुमार के ऊपर 20 बार हमला किया गया है। उसके जिस्म में 20 चाकू के वार किए जाने के निशान हैं। उनका गला काटा गया था, पेट चीरा गया था। सांस सही से नहीं ले पाने के कारण और खून अधिक बह जाने के कारण उनकी मौत हुई थी।
पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ने के बाद यह सोचने लगती है कि कातिल ने राजेश के ऊपर 20 बार हमला किया था। रीता देवी अपने पति को इन तीनों हमलावर से बचाने की कोशिश करती है। वह तीनों हमलावर को पहचान भी लेती है, लेकिन हमलावर ने उनको एक खरोच तक नहीं पहुंचाया है। यह बात पुलिस को कुछ डाउट लग रही थी। तब पुलिस फैसला करती है कि क्यों न इन राजेश कुमार के घर के और दूसरे सदस्य से पूछताछ किया जाए। तब पुलिस रीता देवी के घर में दोबारा पूछताछ करने के लिए जाती है और घर के दूसरे सदस्य यानी रीता देवी की जो 16 साल की बेटी थी उनसे पुलिस पूछताछ करती है और कहती है कि जब तुम्हारे पापा का कत्ल हुआ था उस वक्त तुम कहाँ थे। तब वो 16 साल की लड़की बताती है, मैं तो दूसरे कमरे में सो रही थी। रात में मैं अपनी मम्मी की रोने चीखने की आवाज़ सुनकर उनके कमरे में गई और वहाँ पर जाने के बाद मैंने देखी कि मेरे पापा है वह नीचे फर्श पर लहूलुहान पड़े हुए हैं और मेरी मम्मी लगातार रोए जा रही है, चीखे जा रही है। तब मुझे पता चला कि शायद मेरे पापा का किसी ने कत्ल कर दिया है। पुलिस आगे कहती है कि देखो तुम्हारी माँ ने बयान दिया है 3 कातिल घर में घुसकर तुम्हारे पिता का कत्ल कर दिया है। उसने तीनों कातिल का नाम भी बताया है। एक का नाम मनीष, दूसरे का नाम पंकज और तीसरे का नाम मोहम्मद अनवारुल हक है। लेकिन तुम्हारी माँ को इस दौरान एक खरोच तक नहीं आया है। तुम्हारी माँ ने यह भी बताया कि वह तीनों कातिल से तुम्हारे पिता को बचाने की कोशिश की, लेकिन तीनों कातिल ने तुम्हारी माँ को एक खरोच तक नहीं पहुँचाया। इस बात पर वह 16 साल की लड़की जो बयान देती है वह काफ़ी चौंकाने वाली है। वह कहती है कि मेरी माँ ने ही अपने प्रेमी से मिलकर मेरे पिता का कत्ल कराया है, इसीलिए तो मेरी माँ को एक खरोच तक नहीं आया है। जब पुलिस यह बात सुनती है तो पुलिस को लगता है कि हाँ ये सच बोल रही है। पुलिस अब इस केस को आगे नहीं जांचती है और फ़ौरन ही रीता देवी को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन जब पुलिस रीता देवी को गिरफ्तार कर रही थी तब रीता देवी बार बार एक ही बात कहे जा रही थी कि मैं बेकसूर हूँ, मुझे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है और मुझे तो लग रहा है कि जो मेरी बेटी है उसी का यह सारा खेल खेला है। उसी ने अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर मेरे पति का कत्ल करवाया है। अब यहाँ पर देखिए, माँ बेटी को फंसाना चाह रही है और बेटी माँ को फंसाना चाह रही है। असल में टीचर राजेश कुमार का कत्ल किसने कराया, उसकी बीवी ने या उसकी बेटी ने? पुलिस को जो सही कातिल है उनको गिरफ्तार करना चाहिए था, लेकिन बेटी के बयान के आधार पर माँ को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसे जेल भी भेज देती है। और यह जो तीनों कातिल है अभी भी फरार चल रहा था। अगर इन तीनों कातिल में से एक भी पकड़ा जाता तब तो पता चल जाता कि किसने कत्ल करवाया है, लेकिन तीनों के तीनों फरार चल रहा था। इससे पुलिस को पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सच बोल रही है और कौन झूठ बोल रही है। पुलिस रीता देवी को कोर्ट में भी ले जाती है और बेटी के बयान पर रीता देवी को जेल भी हो जाती है, लेकिन रीता देवी बार बार एक ही बात कहे जा रही थी कि मैं बेकसूर हूँ, मुझे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। इस तरह का बयान वह कोर्ट में भी दे रही थी। पुलिस सोचती है कि रीता देवी बार बार एक ही बात कहे जा रही है कि वह बेकसूर है, उनको साजिश के तहत फंसाया जा रहा है और सारा खेल उनकी बेटी का है। तब पुलिस सोचती है कि क्यों न इन सभी के फ़ोन की सीडीआर निकाला जाए और पता किया जाए कि कौन किससे बात कर रही है और किसको किससे बात हो रही है। तब पुलिस राजेश कुमार का, उनकी बीवी रीता देवी और उनकी 16 साल की नाबालिग बेटी उनका भी फ़ोन की सीडीआर निकालती है। और उधर जो तीनों कातिल था मनीष, पंकज और अनवारुल हक, उन तीनों के फ़ोन की सीडीआर निकालती है और सीडीआर में पुलिस को यह बात पता चल जाती है कि रीता देवी की बात इन तीनों कातिल में से किसी से नहीं होती थी, लेकिन जो इनकी 16 साल की बेटी है वह मनीष से अक्सर बात किया करती थी और लंबी लंबी बातें किया करती थी। जिस रोज़ इस लड़की के पिता का कत्ल हुआ था यानी 17 अप्रैल 2020 को, उस रोज़ भी इस लड़की के उस मनीष से बातचीत हुई है। सीडीआर से तो पुलिस को यह बात पता चल जाता है कि शायद जो उसकी माँ रीता देवी है वह बेकसूर है और सारा खेल इसकी 16 साल की बेटी का है। पुलिस चाहकर भी रीता देवी की 16 साल की बेटी से सख्ती से पूछताछ नहीं कर सकती है, क्योंकि वह नाबालिग है और देश का कानून ऐसा है कि आप नाबालिग से सख्ती से पूछताछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पुलिस चाहकर भी उससे सख्ती से पूछताछ नहीं कर सकती थी। यह जो तीनों कातिल फरार चल रहा था, पुलिस इस पर शिकंजा कर देती है और इस तीनों के बारे में जल्द से जल्द पता लगाने में लग जाते हैं कि यह तीनों कहाँ छुपा हुआ है। और कुछ ही दिनों के बाद पुलिस इन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद उससे पूछताछ करती है। तब मनीष कहता है कि हम तीनों लोग राजेश के मकान में किराएदार थे और मैं उनकी 16 साल की बेटी से प्यार करता था। मैं उसके साथ शादी भी करना चाहता था, लेकिन एक रोज़ राजेश अपनी बेटी को मेरे साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। तब राजेश ने मुझे बहुत पिटाई किया था और फ़ौरन ही रूम खाली करने के लिए कह दिया था। मनीष ने आगे बताया, जिस रोज़ राजेश का कत्ल हुआ था यानी 17 अप्रैल 2020 को, उससे वह 12 दिन पहले ही वह रूम खाली कर दिया था और वह दूसरे जगह शिफ्ट हो गया था और वह अपनी बेटी को भी बहुत पिटाई किया था और उसका तो घर से भी बाहर निकलना बंद कर दिया था। अब मनीष और राजेश के 16 साल की बेटी एक दूसरे से मिल नहीं पा रहा था। तब वह फ़ोन से ही बातचीत कर रही थी। तब उसकी बेटी ही कहती है कि अगर हम दोनों मिलना चाहते हैं तब तुम मेरे पापा का कत्ल कर दो, तभी हम दोनों मिल सकते हैं। तब मनीष को भी यही सही लगा कि जब तक राजेश जिंदा है तब तक वो अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिल सकता है
तब मनीष पंकज से बात करता है और पंकज भी जो राजेश की बीवी रीता देवी है उससे वह एक तरफा प्यार करता था। तब पंकज को लगा कि अगर राजेश का कत्ल हो जाता है तब वह उसकी बीवी से शादी कर सकता है। पंकज भी राजेश का कत्ल करने के लिए तैयार हो जाता है और जो तीसरा कातिल मोहम्मद अनवारुल हक था वह इन दोनों के अच्छे दोस्त था और अपनी दोस्त की मदद करने के लिए यह भी तैयार हो जाता है। उसकी 16 साल की बेटी के कहने पे ही मनीष मार्केट में जाता है और वहाँ से 3 चाकू खरीद के लाता है। 16 और 17 तारीख की रात में टीचर राजेश की जो 16 साल की बेटी है वो अपने बॉयफ्रेंड मनीष को कॉल करती है। रात के करीब 2 बज रहे थे। मनीष, पंकज, अनवारुल हक यह तीनों लोग टीचर राजेश कुमार का कत्ल करने के लिए उनके घर पे जाता है, जहाँ पे उसकी 16 साल की बेटी दरवाज़ा खोलती है। वह तीनों कातिल उनके घर के अंदर में जाता है। इसके बाद वो लड़की कहती है कि मेरे पापा इस कमरे में सो रहा है। वह तीनों कातिल उसके मम्मी पापा के कमरे में चला जाता है और वह लड़की अपने कमरे में चली जाती है जहाँ पे वह सोती थी। जब यह तीनों कातिल उस लड़की के पापा का कत्ल कर रहा था तब उसकी चीख पुकार वह लड़की सुन रही थी और यह तीनों जब कातिल उनके पापा का कत्ल करके चला जाता है तब वह लड़की कुछ देर के बाद वो अपनी मम्मी पापा के कमरे में जाती है, जहाँ पे वह रोने की एक्टिंग करती है और ताकि उनकी मम्मी को लगे कि इसकी बेटी को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो दोस्तों, यह थी आज की अफसोसनाक कहानी। इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी राय कमेंट करके दीजिए। हम आपसे एक और ऐसे ही सच्ची कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।